आज हम स्टडी करेंगे 11th क्लास के साइकोलॉजी फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ साइकोलॉजी के बारे में। तो इसमें पहला ही आपका पॉइंट है इंट्रोडक्शन में व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजी। इसमें आपका साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, साइकोलॉजी हमारी कैसे कैसे हमारी मदद करती है, साइकोलॉजी हमें डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्प करती है, साइकोलॉजी हमारे स्किल्स को कैसे बढ़ाती है, साइकोलॉजी कैसे हमें एक्सपीरियंसेस के साथ काम करने का मौका देती है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम साइकोलॉजी में आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहला जो हमारा पॉइंट है कि साइकोलॉजी आई कहाँ से, ये साइकोलॉजी वर्ड आया कहाँ से। तो साइकोलॉजी वर्ड आया ग्रीक से, दो वर्ड से मिलकर साइकोलॉजी बनती है, जिसका पहला वर्ड है साइकी और दूसरा वर्ड है सोल। पहला तो आपका साइकी का मीनिंग हो जाता है आपका सोल, और लोगोस का मीनिंग है साइंस। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सोल के बारे में। क्या एक्चुअली में हम लोग सोल के बारे में पढ़ रहे हैं? तो इसमें हम माइंड और सोल दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। आप माइंड का यहाँ हम रिलेट करेंगे, माइंड को हम मन से रिलेट करेंगे, ना कि ब्रेन से। हम इसके मन और सोल और साइंस के बारे में बात करते हैं। यानी कि दिमाग के साथ जो हमारा अटैचमेंट है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम धीरे धीरे करना सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम दूसरों को देख कर सीखते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो हम अपने आप से करके सीखते हैं या दूसरों के एक्सपीरियंस से लेकर सीखते हैं, अपने आप गलतियां करके सीखते हैं। तो ये एक्सपीरियंसेस सारी जो थ्योरीज़ हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ के ऊपर काम करते हैं साइकोलॉजी में भी। जिस तरीके से आपके बाकी सब्जेक्ट्स में थ्योरीज़ होती हैं, मेथड्स होते हैं उनको सॉल्व करने का, पढ़ने का मेथड्स होते हैं, उसी तरीके से साइकोलॉजी में भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके एक इंसान का, एक आपके जो सामने कोई इंसान बैठा है तो उसके बारे में हम उसको जान सकते हैं। कई बार होता है कि आपने बहुत सारे ऐसी बातें सुनी होंगी कि वो अलग तरीके का बिहेव कर रहा है, लेकिन वो क्यों बिहेव कर रहा है, क्या हमने ऐसे जानने की कोशिश की? उसको जानने के लिए, वो बिहेवियर ऐसा क्यों कर रहा है, उसको जानने के लिए भी हम साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। बहुत पहले जब ये वर्ड्स आए थे साइकी और लोगोस, तो तब खाली ये कहूँगी कि उस टाइम बहुत साइंस नहीं माना जाता था, इसको विज्ञान का रूप नहीं दिया गया था इसको। वो इसलिए क्योंकि तब तक सब बाकी मैथ्स की, आपके मैथ की लैब्स थी, आपकी बायोलॉजी की लैब्स थी, केमिस्ट्री की लैब्स थी, लेकिन साइकोलॉजी की उस टाइम तक कोई लैब नहीं थी। उसको इस तरीके का कोई माना नहीं जाता था कि अगर हमारे दिमाग में कोई केमिकल अगर रिएक्शन है या इस तरीके का कोई रिएक्शन हुआ है, जहाँ हम लोग एक्शन पे रिएक्शन की बात करते हैं, कई बार हम लोग एक्शन हुआ तो हमने रिएक्शन दिया, लेकिन वो रिएक्शन हमारे दिमाग में हुआ कैसे, उसके लिए लैब्स नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे इनको लैब्स को डेवलप किया गया और इसको साइंस के साथ जोड़ा गया। अब बहुत आगे आपके नेक्स्ट आपके पेज पे पहला ही है पॉइंट आपका, studies them also vary greatly depending on the phenomena on wants to study. A discipline in define both in terms of the what in it studies and how it studies. मतलब उन स्टडीज़ को किया कैसे जाए और करना कैसे चाहिए। बहुत सारे व्यूज़ भी हैं इसमें कि साइकोलॉजी डिफाइन फॉर्मली as a science which studies mental process, experience and behavior in different contexts. In doing so, it use method of biological and social science to obtain data systematically. अब बहुत इजी चीज़ है ये, बहुत आसान है कि किस तरीके से साइकोलॉजी आपके शरीर, बायोलॉजी यानी कि आपके शरीर और आपके सोशली जो आपका सोशल बिहेवियर है, उन दोनों को कैसे हम लोग इकट्ठा ला सकते हैं। आप कहेंगे ये दोनों चीज़ें तो होती ही साथ में है, शरीर का तो काम है सोशल बिहेवियर करना, लेकिन कैसे? क्या आप दुखी के समय हंसते हो? नहीं।
लेकिन वो दुख का या सुख का आपको अनुभव होता कैसे है, उसका एक्सपीरियंस आपको होता कैसे है? तो उसका एक्सपीरियंस आपको सोशली होता है, क्योंकि हमें ये समझाया जाता है कि ये चीज़ें यहाँ पर दुख की हैं और ये बात यहाँ पर सुख की है, यहाँ खुशी की है। अब इसमें आगे ही एक वर्ड है आपका मेंटल प्रोसेस, जो मेनली हमारा जो साइकोलॉजी है वो बेस किस पे है, तो बेस है मेंटल प्रोसेस पे। दूसरा आपका पॉइंट है एक्सपीरियंस और तीसरा आपका पॉइंट है बिहेवियर। इन तीन ही चीज़ों पर हमारी साइकोलॉजी बेस्ड है। साइकोलॉजी इन्हीं तीन चीज़ों के आसपास घूमती है। मेंटल प्रोसेस है क्या? अब प्रोसेसिंग का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ का प्रोसेस होना, तो यानी कि वो प्रोसेसिंग है। एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जाना वो प्रोसेस कहलाता है। तो उसमें आपका मेंटल प्रोसेस में आपको पहली ही लाइन है मेंटल प्रोसेस, वी यूज़ आवर मेंटल प्रोसेस व्हेन वी थिंक और ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम। मेंटल प्रोसेस को क्या कहा, मैंने अभी बताया आपको कि स्टेप बाय स्टेप हम अगर जब काम करते हैं तो उसको मेंटल प्रोसेस कहा जाता है। तो मेंटल प्रोसेस का मतलब ही यही हो गया कि जब हमें किसी प्रॉब्लम या सिचुएशन में डाला जाता है, यहाँ हम आ जाते हैं उस प्रॉब्लम या सिचुएशन में, उस प्रॉब्लम या सिचुएशन से निकलने के लिए जब हम अपने दिमाग, कहा जाता है एक दिमाग के घोड़े दौड़ाना, तो दिमाग को जब हम लोग अपने प्रोसेस में लेके आते हैं उसको हम मेंटल प्रोसेस कहते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आप क्लास में सभी को एक क्वेश्चन दिया, क्या सभी का मेंटल प्रोसेस एक जैसा होगा? क्या सभी इस क्लास में 90% मार्क्स लेके आते हैं या 99% मार्क्स लेके आते हैं? कोई तो ऐसा होगा जो ऑन एन एवरेज मार्क्स लेके आएगा, या कोई थोड़ा सा ठीक बीच के 50% मार्क्स लेकर आएगा, और कोई ऐसा होगा जो वही क्लास पढ़ेगा, वही टीचर से पढ़ेगा, लेकिन उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो ये क्या है? ये हमारा मेंटल प्रोसेस है। हम उस चीज़ को कितनी जल्दी समझ जाते हैं, कितनी जल्दी हम उस काम को करते हैं, तो वो हमारे मेंटल प्रोसेस पर डिपेंड करता है। हम उसकी प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। अब आगे इसमें आ जाता है आपका मेंटल एक्टिविटीज़ एंड न्यूरल एक्टिविटीज़ आर म्यूचुअली ओवरलैपिंग द प्रोसेस बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। ये हमारे एक चीज़ दूसरी चीज़ को ओवरलैप ज़रूर करती है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। हम उसको दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके स्कूल में आप रोज़ पढ़ते हैं अपने स्कूल में और मैथ्स के टीचर को देखते होंगे, उनको वो मैथ्स के क्वेश्चन बहुत आसान लगते होंगे। कैसे? उन चीज़ों को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं कि किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसी तरीके से जब आपके सामने, ज़रूरी नहीं है मैथ की प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपके सामने कोई एक प्रॉब्लम है, उसको वो चार बच्चों के सामने एक ही हमने प्रॉब्लम दे दी और उनको वो कहा कि ये सॉल्व करो, क्या सारे एक ही टाइम तक सॉल्व करेंगे? नहीं, सबका अलग अलग टाइमिंग अलग अलग होगी। कोई उसको किसी फॉर्मूले के साथ सॉल्व करता है, कोई दूसरे के फॉर्मूले के साथ सॉल्व करता है, ऐसा भी होता है, लेकिन सॉल्व सब करते हैं। इसी को मेंटल एबिलिटी कहा जाता है। एक सिचुएशन है जो तीन लोगों के सामने बिल्कुल सेम है, सड़क टूटी हुई है, गड्ढा आ गया, अब किसी ने तो उसको साइड से पार कर लिया, किसी ने पैर को टाप कर पार कर लिया, किसी ने सामने वाले को देखकर उसी की तरह से पार कर लिया। तो तीनों के मेंटल प्रोसेस अलग अलग हो गए। यही मेंटल प्रोसेस है कि आपने उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया। क्लास में कहते हैं ना कि हवा पानी वगैरह सबकी अच्छे तरीके से सब कुछ है वहाँ पे, तब भी क्या सभी बच्चे एक जैसा पढ़ेंगे? नहीं, उसमें से भी कुछ का दिमाग बाहर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, सब चीज़ें होंगी। अगला हमारा पॉइंट आता है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस क्या है? बहुत अच्छा एक पॉइंट है ये, सभी जानते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे कि एक्सपीरियंस होते क्या है। एक्सपीरियंस वो जो हमने अब तक सीखा है, कैसा सीखा है, और हम उस एक्सपीरियंस का कैसे यूज़ करते हैं। बायोडाटा में या सीवी में, जो आजकल सीवीज़ बनते हैं,
उसमें एक्सपीरियंस का एक पॉइंट होता है कि आपको इस काम का इतना एक्सपीरियंस है। आपने 1 साल काम किया, उसका एक्सपीरियंस लिखा गया, आपने 2 साल काम किया, उसका एक्सपीरियंस लिखा गया, ठीक है। लेकिन उस एक्सपीरियंस में है क्या, उस एक्सपीरियंस में होता क्या है, जो काम अब तक आपने किसी काम को करने का तरीका हमने कैसा सीखा है, उसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। अब आपके बहुत सारे टीचर्स होंगे जो आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते होंगे कि मेरा एक ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा इस सब्जेक्ट को लेकर ये एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी करते होंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक शेयर की जाती है एक्सपीरियंस। जस्ट तो एक्सपीरियंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस मेनली जो हमारे कई तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि हमने एक बस ली और बस बहुत भरी हुई थी, गर्मी का दिन था, और क्या हुआ कि हम बहुत पैनिक हो गए। हमें वो एक्सपीरियंस शायद हम किसी को समझाएं तो वो हमारा एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता। ऐसे ही कोई भी एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस हम लोग सिर्फ बातों से शेयर कर सकते हैं, लेकिन उस एक्सपीरियंस को उसे फील नहीं करा सकते। उस एक्सपीरियंस में फीलिंग तभी होगी जब वो उस सिचुएशन में और उस जगह पर उस टाइम वो हो। जैसे कि मैं कहूँ कि एक, जैसे आपके बुक में ही एक एग्जांपल है कि एक योगी का एक्सपीरियंस अलग होता है जब वो एक साधना करता है। उस टाइम जो उसकी साधना में जो उसको मज़ा या उसको एक क्या कहूँगी कि आनंद की अनुभूति जिसे हम लोग कहते हैं कि वो होती है, और वही वो आनंद की अनुभूति अगर हम दूसरे एक पर्सन को देखें जो ड्रग्स लेता है और ड्रग्स में वो जो हाइक पर पहुंचता है, उन दोनों के एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग अलग है। शायद अब आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि कोई भी किसी का एक्सपीरियंस, जैसे मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ खाली शेयर कर सकती हूँ, यानी कि मैं बातों से उसको बता सकती हूँ, लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस फील नहीं करा सकती कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ। इसमें दो तरह के एक्सपीरियंस हैं, बैड एक्सपीरियंस भी है और गुड एक्सपीरियंस भी है। अच्छे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं और बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए कि आपके घर में जो स्विच बोर्ड है या आपके क्लासरूम में जो स्विच बोर्ड है उसमें किसी एक स्विच में करंट आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रिक वेव्स आ रही हैं और आपने उसको टच किया और आपको झटका लगा, तुरंत झटका लगेगा। उस बैड एक्सपीरियंस से आप क्या सीखोगे, वो आप क्या किसी को समझा सकते हो? लेकिन हाँ, दूसरा अगर उसी सिचुएशन को फील करेगा तो शायद समझ पाए कि हाँ मैं, मुझे भी करंट लगा, तुझे लगा था, मुझे भी लगा। लेकिन अगली बार क्या होगा, आप उस एक्सपीरियंस को लेना चाहोगे? क्योंकि वो बैड एक्सपीरियंस था, कि आप लोगे उस एक्सपीरियंस को दोबारा? नहीं लोगे। आप उस बटन को, क्या किसी भी बटन को हाथ लगाने से पहले, क्या है, किसी भी स्विच को हाथ लगाने से पहले सोचोगे, बहुत धीरे से हाथ लगाओगे, आप कोशिश करके देख लेना चाहे तो ये आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो। तो ऐसे ही अच्छे एक्सपीरियंसेस, यानी कि अगर आप कहीं गए हो घूमने के लिए और आपको वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा लगा, आपकी हॉस्पिटलिटी बहुत बढ़िया हुई, आपको बहुत बढ़िया तरीके से वेलकम किया गया, बहुत अच्छा लगा, तो आप वहाँ दोबारा जाना भी पसंद करोगे, आप दोबारा जाओगे वहाँ पे। अच्छा लगा क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, तो आप जाओगे वहाँ पे। तो इसी तरीके से मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन फील आप तब कर पाएंगे जब आप उस सिचुएशन में उस टाइम पर वहाँ पर हों। इसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैंने अभी बताया कि जैसे मैंने करंट लगा तो क्या होगा नेक्स्ट टाइम, हमने क्या सीखा उससे कि किसी भी बटन, किसी भी स्विच को अगर हाथ लगाएं तो ध्यान से लगाया जाए। क्या पता इसमें भी हो, इलेक्ट्रिक वेव्स आ रही हो, करंट आ रहा हो और हमें लगे, हमें दिक्कत हो, तो सोच के लगाएंगे ना हम हाथ। तो वो भी मैंने कुछ सीखा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब मम्मी लोग किचन में काम कर रहे होते हैं तो उनको बहुत शौक होता है कि किचन में काम किया जाए। चाकू लिया, मैं भी काटूंगी, लेकिन जैसे ही उंगली पे थोड़ा सा भी लगेगा तो नेक्स्ट टाइम वो उसको नहीं लेगा, लेगा तो बहुत ध्यान से लेगा। चाकू से काम करने में, नाइफ से काम करने में बच्चा अक्सर डरेगा।
ये उसका बैड एक्सपीरियंस था। लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस है कि उसको कोई एक काम करने में, जैसे उसने कोई अच्छा काम किया और मम्मा ने उसको चॉकलेट दे दी, वो उसका अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैंने ये काम अच्छे से किया था तो मम्मा ने मुझे एक चॉकलेट दी थी, वो नेक्स्ट टाइम फिर से करना चाहेगा। इससे बिहेवियर्स भी इम्प्रूव किए जा सकते हैं। बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जो बैड बिहेवियर्स हैं, हम लोग उनको छुड़ाने के लिए भी इस तरीके के बच्चों को एक्सपीरियंसेस देते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है, मैंने कहा ना ये तीनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। पहला था हमारा मेंटल प्रोसेसिंग कैसे होती है, मेंटल प्रोसेस कैसे काम करता है, हमारे बिहेवियर्स में कैसे काम करता है। तो जब हम कोई काम लगातार बार बार एक ही तरीके से करते जाते हैं तो वो उसकी प्रोसेसिंग हमारे माइंड में उसी तरीके से फिट हो जाती है। उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे, अब उस काम को करने के बाद आपको अच्छा एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहा है, आपको बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप उस काम को दोबारा करोगे, बार बार करो। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है बिहेवियर। ये मैंने अभी बताया कि तीनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे उसमें हमने बात की कि हम लोग ज़्यादातर अच्छे एक्सपीरियंसेस को बढ़ाते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं ताकि बच्चों का बिहेवियर इम्प्रूव हो। ज़्यादातर ये स्पेशल बच्चों के साथ यूज़ किया जाता है। स्पेशल बच्चों में बहुत सारे ऐसे बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं जिनको हम इस तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं, उनको कम किया जा सकता है। उनको गुड एक्सपीरियंस देके उस मेंटल प्रोसेस को बार बार, एक ही काम को बार बार रिपीट करवा करवा के उनके मेंटल प्रोसेस को एक के सीक्वेंस में इस तरीके से बिठा दिया जाता है, उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस करवा दिया जाता है कि उनको प्रेज़ मिलती है। आपको भी अगर कोई प्रेज़ देगा तो आप उस काम को दोबारा करोगे। अच्छा लगा, किसी ने प्रेज़ किया, आपने वो काम दोबारा किया। लेकिन अगर कोई प्रेज़ नहीं करेगा, आप वो काम दोबारा करना पसंद करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसी से हमारा अगला पॉइंट जुड़ा हुआ है बिहेवियर। बिहेवियर है क्या, अब इसको जब समझ लें हम थोड़ा सा पहले कि बिहेवियर का मतलब क्या है। तो बिहेवियर होते क्या है, बिहेवियर का मतलब हो गया हिंदी में हमारा, इसका मतलब है व्यवहार। तो व्यवहार क्या है, व्यवहार व्यवहार बिहेवियर का मतलब हुआ सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर, सुबह उठने के बाद से लेकर रात के सोने तक जो भी हम अपने हाथों से, मुंह से, चलना फिरना, दौड़ना भागना, उठना बैठना, खाना पीना, ये सारे हमारे बिहेवियर है। सभी सब हमारे बिहेवियर्स में काउंट होता है। तो इसमें भी हमारे कुछ गुड बिहेवियर्स होते हैं, कुछ बैड बिहेवियर्स होते हैं, अच्छे बिहेवियर्स भी होते हैं और बुरे बिहेवियर्स भी होते हैं। कोई ऐसा बिहेवियर भी होगा जो दूसरे को पसंद नहीं होगा, कोई ऐसा बिहेवियर होगा जो बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ तक कि देखिए आपके पहले ही लाइन में है, बिहेवियर आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शन वी मेक आर एक्टिविटीज वी एंगेज इन व्हेन समथिंग इज हर्ल्ड एट यू, योर आइज ब्लिंक इन अ सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि जब आपकी आँख के पास अचानक कुछ आ जाए, आपके पढ़ते पढ़ते आपकी फ्रेंड ने आपके मुंह के आगे चुटकी बजाई, एकदम से आँख झपकी, गर्दन पे झटका आया और आपने गर्दन पीछे की, क्या था ये? यानी कि आपने स्टिमुलस पर उसको रिएक्शन दिया। स्टिमुलस पर आपका स्टिमुलस क्या था? वो चुटकी। और बिहेवियर क्या था? वो पीछे झटकना या आँख झपकना। वो सभी आपके बिहेवियर में आ गया। इसी तरीके से सारे बिहेवियर्स हमारे आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से बिहेवियर आते कहाँ से हैं, बिहेवियर होता कैसे है? बिहेवियर बिना स्टिमुलस के नहीं होता है। कोई भी स्टिमुलस के साथ ही आपका बिहेवियर जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे स्टिमुलस होते हैं जो आपको बिहेवियर करने पर मजबूर करते हैं। जैसे कि अब इसमें एक आपका एग्ज़ाम्पल है कि एग्ज़ामिनेशन जब आप पेपर देने जाते हैं, अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं या अभी आपके एग्ज़ाम हो रहे होंगे, एग्ज़ाम के टाइम पर क्या होता है, आपका धड़कन तेज़ हो जाएगी, किसी को बहुत एंजाइटी फील होती है, किसी के पेट में वो तितलियाँ सी उड़ती हैं, फील होता होगा ऐसा, बहुत बहुत सारे बच्चों को ऐसा फील होता है। तो वो क्या है? वो हमारे इंटरनल बिहेवियर्स हैं, वो हमारा अंदर से है, वो हमारे इंटरनल बिहेवियर्स हैं। बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे हैं जो हमारे इंटरनल होते हैं और बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे हैं जो हमारे आउटरनल होते हैं। हाथों में स्ट्रेचिंग हो जाना, नसों का अकड़ना, आपके कंधे अकड़ जाना, सिर में दर्द होना या उस टाइम बहुत पसीने आना, ये सब हमारे बिहेवियर में काउंट होता है।
अब इसी में एक लाइन है आपकी, ऑल बिहेवियर कवर्ड और ओवर्ड आर एसोसिएटेड विद और ट्रिगर्ड बाय सम स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट और चेंजेस दैट हैपन इंटरनली। इसका मतलब समझ रहे हैं? यानी कि कैसे स्टिमुलस कोई आया और आपने तुरंत रिएक्शन दिया। अभी आप लोग सब क्लास में बैठे हैं, अभी आपकी क्लास से बाहर से कोई दरवाजे के पास से कोई निकल के जाए तो क्या होगा, अचानक आपकी गर्दन ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी देखने के लिए वो बाहर देखोगे आप कौन गया इधर से। क्या था वो जो गया, वो स्टिमुलस था, आपने गर्दन घुमाई और बाहर देखा, ये आपका बिहेवियर था। यानी कि एक्शन पर रिएक्शन, आपने एक्शन, वो एक्शन था और आपने उस पर रिएक्शन दिया। वो स्टिमुलस था और आपने स्टिमुलस पर अपना रिएक्शन दिया, वो बिहेवियर था। इसी तरीके से थोड़ा सा इसको और समझेंगे कि बिहेवियर और कैसे काम करते हैं। बिहेवियर बहुत सारे होते हैं, हमारे इंटरनली भी होते हैं, इंटरनली चेंजेस भी होते हैं और एक्सटर्नली चेंजेस भी होते हैं। अब इसी में आपका एक पॉइंट है, व्हेन यू आर in a difficult situation while playing game of chess, you almost feel your hand muscles twitches। अब उस टाइम आपकी जो मसल्स हैं वो अचानक से आपको ऐसा लगेगा जैसे टाइट हो गई हैं, अकड़ गई हैं, हाथों में स्वेटिंग आना, पानी आना, पसीना आना, ये नेचुरली है सॉरी, उस टाइम नेचुरल है कि ये आपके साथ होगा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम आपके ब्रेन पर, आपके दिमाग पर, आपके मेंटल प्रोसेस पर, ये जो हमने पहला पॉइंट हमने पढ़ा मेंटल प्रोसेस, उस पर जोर पड़ रहा है और उसके साथ आपके एक्सपीरियंसेस जो थे उस गेम को लेकर वो अपना काम कर रहे हैं। यानी कि एक्सपीरियंस और मेंटल प्रोसेस जो है वो आपके दोनों जो है उस टाइम एक्टिव हैं और वो काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि उसी के साथ आपके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। अगर आप उस चीज़ सिचुएशन को संभाल पा रहे हैं तो आपके बिहेवियर में कम चेंजेस आएंगे, लेकिन जब वो सिचुएशन आपसे संभल नहीं रही है, आपके संभलने से बाहर हो रही है, तो आपके बिहेवियर में चेंजेस ज़्यादा दिखाई देंगे। वो इंटरनली भी दिखाई देंगे और आउटरनली भी दिखाई देंगे। हमारे 5 सेंसेस के थ्रू हम लोगों को बिहेवियर्स होते हैं। 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं ये सब आपको मालूम है, अभी तक आप पढ़ चुके होंगे। 5 सेंसेस आपकी हैं टच, टेस्ट, स्मेल, विज़न, हेयरिंग। ठीक है, ये आपके 5 सेंसेस आ जाती हैं। लेकिन इन 5 सेंसेस के अलावा 2 सेंसेस हमारे पास और भी होती हैं जो हमारी इंटरनली हैं। ये तो हमारी एक्सटर्नल है, हमारी आइज़ हैं, नोज़ है, ईयर है, टंग है, स्किन है। ये तो हमारी हो गई आउटरनल सेंसेस, जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जो मेन सेंसेस में आती हैं। इसके बाद हमारे पास 2 सेंसेस और होती हैं जो हमारी इंटरनली है, वो है वेस्टिबुलर सेंसरी और काइनेस्थेटिक सेंसरी। काइनेस्थेटिक सेंसरी जो है वो हमें हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमें काइनेस्थेटिक सेंसरी का यूज़ होता है। और वेस्टिबुलर सेंसरी जो हमारे ये सांस आ जा रही है, सांस की जो गति है, सांस की जो हमारी ये स्पीड है, कम ज़्यादा होना या नॉर्मल होना, वो भी हमारे बिहेवियर पर फ़र्क डालती है, बिहेवियर पर असर डालती है, बिहेवियर पर इफ़ेक्ट डालती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन बिहेवियर पर इफ़ेक्ट डालती हैं। 5 सेंसेस भी हैं हमारी, और जो हमारी 2 इंटरनली सेंसेस हैं वो भी काम करती हैं। लेकिन इंटरनली सेंसेस आपकी कब काम करती हैं? तो वो तब काम करती है जैसे जब आपका एग्जामिनेशन होता है या रिज़ल्ट आने वाला होता है। मेनली रिज़ल्ट के टाइम पर रिज़ल्ट आने वाला है, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो आप देने जा रहे हैं, या फिर ऐसा कोई गेम है जिसमें जीत हार आपके लिए बहुत मायने रखती है। वैसे तो सभी गेम्स में रखते हैं, सभी चीज़ों में होता है ऐसा,
लेकिन जो भी सिचुएशन आपसे हैंडल थोड़ी कम होगी या आपको उसको हैंडल करने में थोड़ी सी भी घबराहट होगी, तो आपकी ये दोनों इंटरनली सेंसरीज जो हैं उस टाइम वो आपके बिहेवियर के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं। वो आपके मेंटली प्रोसेस के साथ सारा काम करना शुरू होती है। यानी कि एग्जामिनेशन से पहले क्या होता है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले आपके तुरंत ऐसा होगा कि आपको बहुत सारे आंसर्स ऑटोमेटिकली याद आने शुरू हो जाएंगे या भूलने शुरू हो जाएंगे, दोनों में से कोई एक काम तो ज़रूर होगा। तो इस तरीके से हमारा मेंटल प्रोसेस काम करता है। लेकिन आप उसमें भी आप अपना एक्सपीरियंस देखेंगे, नहीं मैंने ये पहले एग्ज़ाम दिया था और इस तरीके से क्वेश्चन आए थे और ऐसे ऐसे मैंने अटैम्प्ट किया था, हो जाएगा, कर लूँगा मैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपका अच्छा था, आपने अच्छे से पेपर दिया था, आपने अच्छे से सारा कुछ याद किया था, सब आपका बढ़िया हुआ था। लेकिन जहाँ आपका मेंटल प्रोसेस उस काम को कह डिनाई करता है कि ये मेरे साथ ये काम सही नहीं हुआ था, वहीं आपकी इन दोनों इंटरनल सेंसरीज भी आपके बिहेवियर के साथ जुड़ जाती हैं। अब हमने आज जो हमने सारी बात की है वो हमारी साइकोलॉजी के ऊपर थी। साइकोलॉजी कैसे काम करती है, साइकोलॉजी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, साइकोलॉजी कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में हमारे साथ साथ देती है, यहाँ कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, और मेंटल प्रोसेस उसके साथ जो 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं साइकोलॉजी में, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, ये तीनों चीज़ों के बारे में आज हमने बात की। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बात करेंगे साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, इसके बारे में हम बात करेंगे और आगे जो भी पॉइंट होगा उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।